स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस देखेंगे, विज्ञान। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका और चैप्टर का नाम है तड़ित और भूकंप, यानी प्राकृतिक के दो भयानक रूप। देखिए, तड़ित और भूकंप दोनों प्राकृतिक के द्वारा आते हैं, पर इसका रूप बड़ा भयानक है, आप लोग को पता ही होगा। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन, किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने भैया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक एक पॉइंट ध्यान समझिएगा। ने बादलों में रगड़ के कारण, बादलों में जो रगड़ होता है, आपस में घर्षण होता है, उसके कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। किसके द्वारा बिजली के विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। ठीक है, जो बादलों में घर्षण हुआ था, यानी रगड़ हुआ था, तो उसने विद्युत को दर्शाया था। उसने अपने पतंग में एक नुकीली चालक लगाया। उसने क्या किया? पतंग लिया और वहां पे नुकीला एक चालक लगा दिया। ठीक है, पतंग की डोर क्या थी? रेशम की। ठीक है, जो विद्युत का भैया सुचालक हो जाता है ना। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। नीचे में क्या बना दी भाई? एक धातु की चांदी दे दिया। ठीक है, बना दी, बांध दिया। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश जो था, वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से होते हुए, संचारित धागे से होते हुए चाबी में आ गया। यानी ऊपर से जो विद्युत है वो कहां पहुंच गया भाई? चाबी तक। यानी बादलों से उसने क्या किया? विद्युत नीचे ले आया, है ना। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा। उन्होंने भाई चाबी के पास जैसे लगा, उनको बिजली आ गया। उन्होंने जैसे ही चाबी छुआ तो उनको झटका लग गया, है ना। झटका लगा और चिंगारी दिखी। झटका भी लगा, साथ ही साथ क्या दिखा? चिंगारी दिखी। ठीक है, यह अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क, यानी बिजली के कारण ही होता है। आकाश में जो कड़क आवाज होती है वो किसके कारण क्या होती है? बिजली के कारण होती है। वह जमीन पर लाई भी जा सकती है। इस बात को किसने बताया? हमारे महान वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। जो ये चीज की जांच करता है कि विद्युत मतलब आवेशित है कि नहीं है, उसकी जांच करने के लिए क्या होता है? विद्युतदर्शी होता है। चित्र में आप लोग देख लीजिएगा, मैंने पॉइंट लिया। ठीक है, आगे अगला है किसी आवेशित वस्तु से, ठीक है, वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। ध्यान समझिएगा, किसी आवेशित वस्तु, कोई भी आवेशित वस्तु है, उसके आवेश को, जो उसका आवेश है, चार्ज है, उसको पृथ्वी तक भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भूसंपर्कन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूसंपर्कन। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट है बाबू, देखिए, तूफान के समय हवा तेज गति से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, जब हवा क्या होती है? तेज चलती है ना। हवा जब तेज चलती है तो कहां जाती है? ऊपर की ओर जाती है ना। तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती है। देखिए कितना बढ़िया। तूफान के समय हवा तेजी गति से ऊपर की ओर जाती है। हवा कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। और वर्षा की बूंदें कहां जा रही है? नीचे आ रही है। ठीक है, संघनित जल वाष्प बादल के रूप में रहता है। जल वाष्प जो होता है किसके रूप में होता है? बादल के रूप में। बादल में जल वाष्प बना रहता है ना, पानी का भाप जिसको कहते हैं, उस तरह से वाष्प हो। और हवा से रगड़ के कारण आवेशों का पृथक्करण होता है। जब उसमें हवा से रगड़ होता है तो क्या हो जाता है? वहां पर आवेशों का पृथक्करण होता है। मतलब जितने भी आवेश होते हैं धनात्मक, सब आपस में जुड़ते जाते हैं। मतलब सब क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए बादल है ना, तो प्लस प्लस प्लस, जब हवा प्रवेश होगा, है ना, तो प्लस प्लस करके सब आवेश क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, और बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में, बादल के जो निचला हिस्सा है ना, वहां पे अत्यधिक मात्रा में क्या हो जाते हैं? आवेश जमा हो जाते हैं। ठीक है, समझिएगा एक एक पॉइंट बढ़िया से। और धरती के ऊपर हवा भी आवेशित हो जाती है। धरती के ऊपर जो हवा है वो भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। जब संचित आवेशों का परिणाम अत्यधिक हो जाते हैं, जो मतलब समूह बना लिए, जैसे मान लीजिए सभी मतलब धन आवेश इधर जमा हो गए, ऋण आवेश उधर जमा हो गए। जब सभी संचित आवेश अत्यधिक, है ना, हो जाते हैं तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धाराएं दिखती हैं। अब देखिए, मान लीजिए भाई ऊपर विद्युत बहुत सारे जमा हो गए, प्लस वाले और नीचे माइनस वाले, तो ये बहुत ज्यादा जब मात्रा में जमा हो जाते हैं ना, तभी बिजली कड़कती है। बिजली जो आप कहते हैं कि बिजली गिर रही है, तो वही होता है। तो उनके बीच क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह होता है। अब विद्युत धारा प्रवाह होता है तो क्या होगा? चमकेगा ना। आप देखिए कहीं भी शॉर्ट लगता है तो क्या होता है? चमकता है। तो वही चीज होता है। और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। और ध्वनि कैसे सुनाई पड़ती है? तीव्र। इसे ही हम तड़ित कहते हैं। ठीक है,
जिसको आप हिंदी में या ठेठ भाषा में कहते हैं कौन सी, बिजली गिरने। बिजली नहीं, क्या होता है, ये तड़ित होता है। यानी सीधी भाषा में समझे तो देखिए, बादल जो होते हैं जब हवा तेज चलते हैं तो बादलों में जो मतलब आवेश जो होते हैं रगड़ से कारण, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए इस हाथे को रगड़िए जोर से तो देखिएगा ये हाथ गर्म हो जाता है, यानी आवेशित हो जाता है। ठीक उसी तरह बादल में जब तेज हवा चलती है तो बादल में हवा से रगड़ के कारण क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और वही हवा जब धरती के नीचे चलती है ना, धरती भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। वहां पानी के साथ आवेशित हो रही है तो धनावेश बना रही है, यहाँ नीचे हो रही है तो क्या हो रहा है, ऋणावेश बना रही है। जब इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होता है भाई, शॉर्ट सर्किट होता है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, बिजली गिर रही है, यानी क्या होता है, तड़ित होता है। समझ में आ गया आप लोग को बात, ठीक है। अब तड़ित से सुरक्षा कैसे पाइएगा, तो देखिए तड़ित झाझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। भूकंप नहीं है ये कि आप खुले स्थान पर चल जाइएगा। जब भी तड़ित झाझा हो या तूफान आता है तो हमेशा आपको खुले मैदान से दूर रहना है, ध्यान रखिएगा, खुला मैदान सुरक्षित नहीं है। यदि आप किसी बस कार आदि में यात्रा कर रहे हो, ध्यान समझिएगा, यदि आप किसी बस कार आदि यात्रा में कर रहे हो तो उनकी खिड़कियां दरवाजे आदि बंद कर उसके अंदर ही रहना चाहिए, नहीं बाहर निकल के सेठ साहब की तरह निकलिएगा और उधर से बिजली झटका मारेगा और जो सुहा हो जाइएगा, ठीक है। ये काम नहीं कीजिएगा। तो आराम से आप कहीं पर भी हो, जहां पर भी हो, खिड़की जो भी आपके पास है नजदीक, जब भी तड़ित आए या तूफान आए, सब चीज बंद करके वहां स्थायी हो जाइए, कोने में पड़ जाइए, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। चलिए अगला कहता है खुले मैदान में नहीं रहिए, मकान की खुली छत, ठीक है, खेत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे भी नहीं आपको रहना। यदि आप बगीचे अथवा जंगल में है तो छोटे वृक्षों के नीचे आप क्या कीजिए, शरण ले लीजिए। कब, जब तड़ित या भूकंप आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वातावरण शांत होने पर ही सुरक्षित स्थान से बाहर आना चाहिए। जब वातावरण आपने देखा कि अब शांत हो गया, तड़ित खत्म हो गया, तब आप सुरक्षित जगह से वहां से बाहर होके जहां आपको जाना है वहां जा सकते हैं। अब बात करें तड़ित चालक। तड़ित चालक क्या है, तो देखिए ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति है तड़ित चालक। जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, जैसे आपको पता होगा बुर्ज खलीफा है ना, वहां पे भी चालक लगाया विद्युत का कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। देखा होगा ऊपर जो है ना बहुत लंबा सा रॉड गया हुआ है, ठीक है। ठीक उसी तरह तड़ित को रोकने के लिए तड़ित चालक होता है। तो ये कैसे है वो ध्यान दिए। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर लंबे तांबे, ठीक है, भवन जो होता है आपका घर, उसके सबसे इस ऊपरी हिस्से में से कुछ ऊपर तांबे का, ठीक है, तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा वहां पे भी ऐसे ऐसे 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है, ठीक है। नुकीली संरचना से तांबे का, ठीक है, तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी में क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। यानी ऊपर से जोड़ दिया जाता है और भैया जमीन तक जमीन पे लाया जाता है, 4 फीट नीचे जाके तांबे के प्लेट में उसको जोड़ दिया जाता है, ताकि जो भी तड़ित वाला झटका वो ऊपर ना जाके बिल्डिंग में ना झटका देके चालक से होते हुए डायरेक्ट जमीन के नीचे चले जाए, ठीक है। इससे भवन, इमारतें आदि तड़ित सुरक्षित हो जाती है। जो भी आपका भवन, इमारत है, ये तड़ित से क्या हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि इस तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। मैंने बोला ना, क्योंकि ऊपर से जो आवेश मिला उसको खींच के कहाँ दे दिया भाई, धरती के नीचे, तो आवेश क्या हो गया, खत्म हो गया। तो उस इमारत या भवन को कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगला चीज है भाई भूकंप। भूकंप में देखिए कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, जैसे मौसम संबंधी आपके कौन कौन से ऐसे चीज होते हैं जो मौसम संबंधी आते हैं। तो मौसम संबंधी चक्रवात आता है या वर्षा होता है ना। मौसम अगर खराब हो जाए तो भैया या तो चक्रवात आएगा जिसे साइक्लोन कहते हैं, या वर्षा होगा, है ना, जिसे रेन कहते हैं। आगे भूगर्भीय है, अगर भूमि के अंदर गड़बड़ होगा तो भैया क्या आएगा, भूकंप आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, 1934 में बिहार में आया विनाशकारी भूकंप, ठीक है। हमारे बिहार में एक बार आया था बहुत विनाशकारी भूकंप, जो कब आया था, 1934 में। याद कर लीजिए क्योंकि आगे कंपटीशन लेवल में भी आपको काम देगा। सबसे विनाशकारी भूकंप बिहार में कब आया था, 1934 ईस्वी में। 1990 में आया भूकंप, ठीक है। 2001 में आया गुजरात में। गुजरात पूरा हिल चुका था 2001 का जो भूकंप था, ये आगे भी आप पढ़िएगा, ठीक है। गुजरात में भूकंप कब आया था, 2001 में, ठीक है। और विनाशकारी भूकंप बिहार में कब आया था भाई, 1934 में। फिर देखिए सितंबर 2011 में भी भूकंप आया था बिहार में, ठीक है। चलिए अब भूकंप क्या होता है इसको समझते। देखिए
भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हो। भूकंप क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जब गड़बड़ी होता है ना तो उसको क्या कहते हैं, भूकंप। क्यों, आपको पता होगा पृथ्वी के अंदर क्या होता है, प्लेट्स होते हैं, है ना। प्लेट्स जब आपस में मतलब रगड़ा जाते होंगे तो हो सकता है भाई, हो सकता है भूकंप आ जाए। ठीक है, तो भूकंप का डेफिनेशन क्या है, पृथ्वी का कंपन। सबसे पहला डेफिनेशन, पृथ्वी का कंपन होना भूकंप कहलाता है, अथवा कोई झटका जो पृथ्वी के भीतर गड़बड़ी के कारण होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को। अब भूकंप का कारण देखिए, मैंने आपको बताया था पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है। पृथ्वी की जो परतें हैं वो क्या है, टुकड़ों में विभाजित है। ठीक है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। मैंने बोला था ना प्लेट्स आपस में टकराती हैं। ठीक है, तो जिसमें प्रत्येक टुकड़े को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। यह प्लेट निरंतर धीरे धीरे गतिमान रहती है। गति के कारण यह कभी एक दूसरे से रगड़ खाती है, ठीक है, अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपर पट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षेपण पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। अगर नहीं समझे तो थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, मान लीजिए धरती के ऊपर प्लेट, धरती के नीचे प्लेट्स है, तो देखिए आपस में ऐसे 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 मतलब सोचिए तो राउंड टेबल होता है, मतलब हमेशा चलती रहती है। तो कभी ऐसा होता होगा कि ऐसे करके रगड़ा जाते होंगे या ऐसे जोर से टकरा जाते होंगे ना, तो ये क्या करता है, धरती पे एक विक्षोभ उत्पन्न करता है। एक विक्षोभ यानी थोड़ा सा हिला देता है, जिसके कारण क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। समझ में आया बात, यानी रगड़ के कारण ये चीज हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर कंपन ज्वालामुखी के फटने, ठीक है, कंपन ज्वालामुखी के फटने, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। भूकंप किस किस के कारण हो सकते हैं, तो भूपर पट्टी पर कंपन के कारण, ज्वालामुखी के फटने के कारण, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण, अथवा भूमि के अंदर जो नाभिकीय परीक्षण होता है, बम विस्फोटक जो होता है, परमाणु बम, ये सब नाभिकीय जो भी होता है उसके कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। जो प्लेटों के बीच में जो घर्षण हो जाता है ना, रगड़ जो हो जाता है, उसके कारण कई बार कह सकते हैं भूकंप आता है। ठीक है, इस सबसे थोड़ा कम आता है, पर ज्यादातर प्लेट की रगड़ से आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। भारत में आए भूकंप की सूची रिएक्टर पैमाने के माप के साथ। ठीक है, तो देखिए भूकंप को किस पे मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने पे, याद रखिएगा। ठीक है, 10th में भी पूछा जाता है। रिएक्टर पैमाने पर अधिक माप ज्यादा क्षति पहुंचाती है। ठीक है, उस पर जब माप होती है तो अधिक ज्यादा क्षति पहुंचाती है। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीक विकास के क्रम में रॉबर्ट मैलेट, एक पॉइंट, जॉन मिल्व, थुइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया और भारत में मेल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में, ठीक है, थ्रोइंग भूकंप मापी लगाए गए। इसके बाद अन्य भूकंप मापियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट रिएक्टर पैमाना। ठीक है, चलिए भूकंप से बचाव, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। भूकंप से बचाव, देखिए गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाबों एवं पोखरों के समीप घर बनाने से क्यों बचा जा सकता है। देखिए यहाँ पे इसलिए इस चीज को लिया गया कि देखिए भूकंप से बचने के लिए कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि गड्ढे वाली जगह में पहले भाई मट्टी भरा दो तब वहां से काम शुरू करेंगे। तालाब के बगल में बना लीजिए, क्योंकि पानी का सतह है, वहां का मिट्टी क्या होता है, दलदल ही होता है, तो वहां उसको हटने में ज्यादा देर नहीं लगती। तो भूकंप आने पर इस स्थानों पर बने घर क्या होते हैं, जल्दी गिरते हैं। आप लोग भी होशियार हो गए कि भाई खड्डा में कभी घर नहीं बनाने चाहिए, तालाब और झील के पास, पोखर के समीप कभी भी घर नहीं बनाना चाहिए। अब भूकंप रोधी घरों को बनाने की तकनीक भी विकसित हुई है, जिसके अनुसार घर बनाकर भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है। भूकंप रोधी मतलब व्यवस्था भी लाई जा चुकी है हम लोग के भारत में कि भाई कहीं पे भी घर बना लो, भूकंप से वो रोधी रहेगा, यानी भूकंप उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ठीक है, किसी अब भूकंप आ जाए तो अब बचेंगे कैसे उसको समझिएगा। किसी मजबूत चौकी अथवा पलंग के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहिए। मतलब क्या कीजिए, लग रहा है भूकंप आ रहा है तो भाई ऊपर का सामान टूटता है, तो कोई चौकी है, पलंग है, उसके नीचे घुस जाइए, आराम से सहारा ले लीजिए। ठीक है, संभव हो तो अपने सर के ऊपर तकिया या कोई गद्दे वाली चीज रख लीजिए, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तथा घर के कोने में, अगर मान लीजिए चौकी नहीं है या पलंग नहीं है, घर के किसी एक कोने में जाके क्या हो जाए, खड़े हो जाइए। ठीक है, समझ में आया बात आप लोग को। तो देखिए भूकंप से बचाव आपने जाना, और भूकंप से बचाव का 2-3 कारण आप अपने मन से भी लिखते हैं। भारी वस्तु से दूर रहिए, है ना, क्योंकि भारी वस्तु से अगर आप पास में रहिएगा, वो गिरा तो आप ही
को चोट लगेगा, तो भारी वस्तु से दूर रहिए। और अगर आप कहीं मान लीजिए भवनों में या ऐसी जगह जहाँ व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ सीधे क्या हो जाइए, लेट जाइए, ठीक है। और प्रयास कीजिए बिजली से दूर रहें, ठीक है, बिजली से दूर रहे, बिजली के खंभे से, क्योंकि वो आपको क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया चैप्टर खत्म। अब एक पॉइंट है छोटा सा, वो समझिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको आता हो समझ में, तो समझ लीजिएगा। देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, धन आवेश और ऋण आवेश, यानी प्लस और माइनस। बिजली में क्या तार होता है भाई, 2 तार होता है, एक प्लस एक माइनस, यानी पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक उसी तरह धन आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है। और ये जो भूकंप है ना, भूकंप के बहुत बच्चे सोचते होंगे इसकी कोई मतलब आने की संभावना रहती है क्या, तो ऐसा नहीं है बाबू। भूकंप आने की कोई भविष्यवाणी नहीं होती, अभी आ सकता है, कल भी आ सकता है, सुबह में आ सकता है, रात दिन इसका कोई सिस्टम नहीं है, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, ये इसके ऊपर निर्धारित है, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। आपको चैप्टर कैसे लगा प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, आप लोग अपने अपने में रिक्वेस्ट आप लोगों से, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग को पता ही है क्या करना है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।